नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों की जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 जो वैकेंसी आने वाली है उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी की तैयारी से संबंधित आज आप लोगों के बीच एक और प्रीवियस सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आप लोग इस प्रीवियस सेट को अंत तक देखिए और 80 प्रश्नों में कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। जो इस एग्ज़ाम को दे दिए हैं वो भी देखिएगा कि आपका कहाँ मिस्टेक हुआ था, कहाँ गलती हुई थी। और नए वालों को सीखना है कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है, कैसे आपको जवाब देना है। तो अगर आप बिहार टीजीटी पीजीटी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और अगर आप दूसरे स्टेट का पीजीटी टीजीटी ईएमआरएस के भी आदि का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें व्याकरण और साहित्य के प्रश्न देखने के मिलेंगे जो प्रीवियस प्रश्न है। तो यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं, तो इसलिए आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3.0 जूनियर टीजीटी। जूनियर टीजीटी से डायरेक्ट आपका मतलब है 6 to 8, यानी बीपीएससी टीजी 3.0 में 6 to 8 का जो प्रश्न पूछा गया था 3.0 में उसका ये प्रश्न है। ये जो इस बार एग्जाम हुआ है उसका प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न हम देख रहे हैं बीपीएससी टीजी 3.0 जूनियर टीजीटी यानी 6 to 8 के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो अगर आप बीपीएससी टीजी 4.0 टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें हम 80 प्रश्न जो हिंदी के पूछे गए थे यानी 6 to 8 में 3.0 में जो पूछे गए थे उसको हम लोग देखने वाले हैं। और इसके बाद जो कैंसिल एग्ज़ाम हुआ था यानी जो पेपर हुआ था और कैंसिल हो गया था 6 to 8 का, उसका अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये जो इस बार कट ऑफ गया है यानी 3.0 में जो ये एग्ज़ाम हुआ है उसका ये प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। बीपीएससी कोई सिलेबस नहीं देता है, तो आप देख सकते हैं कहीं से भी कुछ भी ज़्यादा कम प्रश्न उठा देता है। जो आप इसको देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो समझ में आ जाएगा कि कहीं से कुछ भी पूछने के लिए स्वतंत्र है। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी टॉपिक देखना होगा, चाहे 6 to 8 का कर रहे हों या 9 to 10 का या 11 to 12 का। इसलिए हम जो है 6 से लेकर 12 तक एक साथ क्लास दे रहे हैं, क्योंकि आपका तैयारी जो है संपूर्ण होनी चाहिए। तो हिंदी साहित्य के लगभग लेक्चर ख़त्म हो चुके हैं, जिसका आप लोग प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और प्रैक्टिस सेट जो करवाए हैं 127 उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और जो प्रीवियस पेपर पीजीटी टीजीटी का हुआ है अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हिंदी जंक्शन के माध्यम से लगभग 4000 प्लस बच्चों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, आगे आप भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। अगर आप बीपीएससी टीजी 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे देखिए यहाँ नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 726181 5307। इस पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम आदि करके भेज दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको 25 प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट और नोट्स आपको भेज देंगे। ए स्टेट के कोई भी पेपर के लिए 199 रुपया इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो उसका आपको दे दिया जाएगा नोट्स और प्रैक्टिस सेट। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। 9 बजे क्लास होता है, सभी लोग जुड़ जाइए समय से। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं बीपीएससी टीजी 3.0 जूनियर टीजीटी प्रीवियस पेपर, यानी जूनियर टीजीटी से तात्पर्य है कि ये जो प्रश्न यहाँ करवाया जा रहा है ये
6 to 8 हिंदी का है, यानी बीपीएससी टीडी जो एग्ज़ाम हुआ है इस बार, उसी में जो 6 to 8 के प्रश्न पूछे गए थे उसी को हम लोग देखने वाले हैं, उसी को हम लोग देख रहे हैं। जिसका पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। 5 विकल्प इसमें रहता है और 5 विकल्प में आपको जो चौथा विकल्प है और 5वां विकल्प है काफ़ी पेचीदा होता है, फंसाने वाले होते हैं, उलझाने वाले होते हैं। इसी विकल्प के कारण किसी का 1-2 नंबर से रिजल्ट नहीं हुआ है, बहुत अफसोस की बात है। लेकिन इसको आप 1-2 नंबर बचाने के लिए अच्छे से प्रश्न को समझना होगा और आराम से बनाना होगा। जल्दी जल्दी में आप लोग गलत करके चलाते हैं जानते हुए, तो उससे आपको बचना है। तो ये हम लोग 6 to 8 जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था उसी के प्रश्न को देख रहे हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं। पहला प्रश्न है, होनोरेरियम का हिंदी पर्याय है। तो होनोरेरियम का जो हिंदी पर्याय है उसका क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ होता है मानदेय। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी मानदेय इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। शुद्ध वाक्य है, यहाँ जो विकल्प दिया गया है तो शुद्ध वाक्य है। देखिए बीपीएससी में थोड़ा कुछ प्रश्न भी आधे अधूरे पूछे जाते हैं, समझना आपका काम होता है। तो देखिए शुद्ध वाक्य है, यानी इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है ये आपको पहचाननी है। तो देखिए मैं प्रातःकाल के समय घूमने जाता हूँ। तो जब प्रातःकाल है तो प्रातः है तो काल, ये समय जो है काल के समय, ये गलत है, ऐसा नहीं। मैं प्रातः घूमने जाता हूँ ऐसा होना चाहिए, तो ये गलत है। तुम सबसे सुंदर हो, तुम सबसे सुंदर हो, ये गलत है। कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई, ये बिल्कुल सही बात है। कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई, विकल्प ग सही हो जाएगा। तो विकल्प ग इसका सही आंसर है। तुम सबसे सुंदर हो, तो तुम किसमें सबसे सुंदर हो तुलना किया जा रहा है, ये यहाँ नहीं दर्शाया है, इसके कारण ये गलत हो गया। तो यहाँ जो हम आंसर शीट बता रहे हैं, आंसर जो बता रहे हैं वो बीपीएससी ने जो माना है उसी के आधार पे आपको आंसर करवा रहे हैं। तो विकल्प ग इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तुलसीदास की रचना नहीं है। तो इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है वो आपको बतानी है। तो अगर आप भक्ति कार्य पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि 12 ग्रंथ जो है इनके प्रमाणिक मानते हैं रामचंद्र शुक्ल। तो उसमें कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है। तो देखिए कवितावली तुलसीदास की रचना है, विनय पत्रिका भी तुलसीदास की रचना है, लेकिन रामचंद्र का जो रचना है तुलसीदास की नहीं है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। ये जो रचना है केशव दास की रचना है, ये आपको दिमाग में रखना है, केशव दास की रचना है। तो विकल्प ग इसका सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। तो तुलसीदास की रचना रामचंद्र का नहीं है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। तो पूरा अर्थ जहाँ भी नहीं देते हैं उसे पदबंध कहा जाता है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा, उसे पदबंध कहा जाता है। तो देखिए इस तरीका से प्रश्न यानी डायरेक्ट परिभाषा को उठा करके पूछ दिया जाता है। तो आपको जो व्याकरण के एक एक टॉपिक बताएंगे अच्छे से आपको देखते चलना है। और अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो एक कोई भी प्रकाशन की पुस्तक आपके पास व्याकरण की होनी चाहिए, जिसमें विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, तत्सम शब्द, शुद्ध शब्द, देशज, विदेशज, इन सारी चीज़ों को देखिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को टॉपिक में बांटना यानी नोट्स में बांधना संभव नहीं होता है, बहुत विशाल सागर है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, बाकी चीज़ें हम व्याकरण में पढ़ाएंगे, वहाँ देखते जाइएगा। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। थर्राती है वसुधा सारी, है आसमान तरतरा रहा, अरी दर पर कूद परूर, उड़कर है रोम रोम फरफरा रहा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इसमें आप पंक्ति पढ़िएगा तो खुद स्पष्ट हो जाएगा। रोम फरफरा रहा है, कूद परूं, यानी ये वीरता का जो है प्रतीक है, यानी ओजता का प्रतीक है। तो ओजता और वीरता का प्रतीक हो तो ये वीर रस में हो जाएगा, यानी विकल्प को सही हो जाएगा। तो रस वाले टॉपिक में इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो
इसका सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभत्स रस का अस्थाई भाव है, तो विभत्स जो रस है उसका अस्थाई भाव क्या है? तो उसका अस्थाई भाव हो जाता है जुगुप्सा, यानी विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा हो जाता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न पूछे गए हैं आप मेरे नोट्स में देखिएगा रस बारे में, तो आपको हूबहू आपको दिखाई दे दिया जाएगा कि यहाँ जो पूछा गया है मेरे नोट्स से डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। घड़े में तोड़ा घड़े में मासा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यानी घड़े में तोड़ा घड़े में मासा, इसका सही अर्थ क्या है? यानी आपको बताना है। तो इस यानी पर में कुछ, तो ये जो है चंचल मनवारा का ये जो है ऐसा बात होता है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तीव्र बुद्धि वाला भी है, लेकिन तीव्र बुद्धि का चंचलता से बिल्कुल अंतर, तीव्र और चंचलता में बहुत अंतर होता है। तो तीव्र बुद्धि यानी तीव्रता से दिमाग से तीव्रता को नहीं नाप सकते हैं, चंचलता से नापते हैं कि इसका जो है दिमाग कितना चंचल है कोई भी चीज़ को लेकर। तीव्रता जो है नापा जाता है, यानी जब वस्तुओं की जो है गति होती है उसमें तीव्रता से आप नापते हैं। तो ये मन की बात किया जा रहा है, यानी चंचल मन वाला विकल्प ख सही हो जाएगा। तो आप लोग विकल्प जब देखे होंगे तीव्र बुद्धि वाला चंचल मन वाला, तो आपको फिक्र में से एक से अधिक लगा के चले आए होंगे कुछ लोगों ने। तो ऐसा नहीं है, मन से चंचलता का जो बोध होता है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बैंकरप्ट का हिंदी पर्याय है, बैंकरप्ट का हिंदी पर्याय क्या है आपको बताना है। तो आपको पता होनी चाहिए, जबकि जब कोई कर्जा देता है और नहीं देता है बैंक में, तो उसको बैंकरप्ट घोषित किया जाता है, यानी दिवालिया घोषित किया जाता है। विकल्प क सही हो जाएगा। तो ये जो परिभाषिक शब्द है यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, हम भी जब सेट करवाए हैं आपको, तो उसमें कुछ आपको परिभाषिक शब्द आपको देखने को मिले होंगे, तकनीकी शब्द मिले होंगे। तो हम एक साथ आपका जूनियर टीजीटी से लेकर यूजीसी नेट लेवल पर तैयारी करवा रहे हैं, ताकि आप हर के प्रश्न को देखें तो आसानी से सोल्व कर सकें। तो इसका सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है? तो निर्वेद जो है वो शांत रस का अस्थाई भाव है। विकल्प क सही हो जाएगा, यानी शांत रस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए गगनचुंबी मतलब गगन को चुंबने वाला, गगन को छूने वाला। तो जहाँ का, के, की, को, के लिए, में, पर यानी कारक चिन्ह आपको दिखाई दे, तो ये जो है आपको सीधा सीधी तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास है गगनचुंबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं, यानी 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य। तो 3 भेद होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है, तो रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है। विकल्प ख सही हो जाएगा। अब देखिए चिंतामणि 4 भागों में प्रकाशित है, तो चिंतामणि में जो है भाग 1 रामचंद्र शुक्ल का है, जिसमें आपको 17 निबंध आपको देखने को मिलेंगे। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मारनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो मारनी जो छंद है उसके प्रत्येक जो चरण है उसमें 15 वर्ण होते हैं, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है वर्ण, और इसको मात्रा पूछा जाता है। सही में मात्रा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ वर्ण पूछा है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। 15 मात्रा 15 वर्ण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है जो कि थोड़ा सा जटिल प्रश्न है, क्योंकि यहाँ जो पूछा गया है वो आपको सुमेलित करने के लिए यहाँ बताया गया है कि
काव्य रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो इसी तरह से हम आपको भी सुमेलित करने के लिए प्रैक्टिस सेट में करवाए हैं। अगर आप मेरा प्रैक्टिस सेट देखोगे तो इसी तरह से प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे। तो जो यहाँ सुमेलित यहाँ करवाया गया है, मैंने ए स्टेट में भी करवाया था उसको, और इस बार जो बीपीएससी करवाए हैं उसके पहले जो सेट था उसमें भी करवाए थे। तो हूबहू वहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद के हैं, सरोज स्मृति जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, बीना सुमित्रानंद पंत का है, और दीपशिखा महादेवी वर्मा का है। तो इस प्रकार अगर आप मिलान कीजिएगा तो समझ में आ रहा होगा विकल्प ख सही हो जाएगा, यानी क का दूसरा, ख का पहला, ग का चौथा, घ का तीसरा, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। तो मिलान करने वाले यहाँ देखिए पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो देख रहे हैं 2 दिन से जो हम करवा रहे हैं, जो टीजीटी पिछले क्लास में करवाए थे, उसके पहले पीजीटी करवाए थे 11-12, तो आपको लग रहा होगा कि 11-12 से ज़्यादा हार्ड प्रश्न यहाँ 6 to 8 में पूछा हुआ है। तो होता क्या है कि आप लोग को जब हम 6 to 12 करते हैं तो आप लोग को लगता है कि 12 का कुछ ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपको कोई भी वर्ग में कैसा हूँ क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप क्वेश्चन का स्तर देखिएगा तो आपको पीजीटी से ज़्यादा हार्ड यहाँ जूनियर टीजीटी के प्रश्न आपको देखने को लग रहे होंगे। तो इसी तरह से आप तैयारी कीजिए बेहतर ढंग से ताकि दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। डेपुटेशन का हिंदी पर्याय है, तो डेपुटेशन का हिंदी पर्याय क्या है ये आपको बताना है। तो डेपुटेशन करना यानी प्रतिनियुक्त करना, विकल्प का सही हो जाएगा। देखिए शिक्षा विभाग में डेपुटेशन जो शब्द है बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपको जब कहीं प्रतिनियुक्त करता है कोई भी एग्जाम सेंटर में या कुछ वोटिंग कराने के लिए, तो हाँ डेपुटेशन करता है, यानी प्रतिनियुक्त करके आपको भेजता है। एक आपका तो शिक्षक का पद है, लेकिन वहाँ दूसरे पद पे आपको प्रतिनियुक्त किया जाता है। जैसे आप एग्जाम दिलवाने जाइएगा तो वीक्षक रहिएगा, सीएस बनिएगा, और अगर वोट दिलवाने जाइएगा तो पोलिंग ऑफिसर रहिएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहिएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रतिनियुक्त करता है, यानी एक नए पद पे आपको भेजता है बना करके। माने जो प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो प्रतिनियुक्त करना मतलब आपको ये परमानेंट नहीं है, कुछ दिन के लिए रहता है, कुछ समय के लिए रहता है। तो विकल्प का सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह मुक्तिबोध का है। अब देखिए मुक्तिबोध का जब बात आया तो चांद का मुंह टेढ़ा जो है वो मुक्तिबोध का है। अब इनका पूरा नाम आपको पूछ लिया जाएगा कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है। तो गजानंद माधव मुक्तिबोध है, ये आपको ध्यान में रखना है। गजानंद माधव मुक्तिबोध का पूरा नाम है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभ्युदय का संधि विच्छेद होगा, तो अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। तो अभ्युदय का हो जाएगा अभि जोड़ उदय, यानी अभ्युदय, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो ये हूबहू मेरे प्रैक्टिस सेट से पूछे हुए प्रश्न हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, गुरु होना चाहिए। सूरदास के गुरु कौन थे आपको बताना है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो सूरदास के जो गुरु हैं वल्लभाचार्य हैं। जब भक्ति कार्य हम पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताया गया है वल्लभाचार्य जो हैं सूरदास के गुरु हैं। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संक्षेपण का गुण नहीं है, तो संक्षेपण का गुण क्या नहीं है आपको बताना है। तो देखिए संक्षेप कीजिएगा तो उसमें पूर्णता रहेगा और संक्षिप्तता रहेगा, क्योंकि संक्षेप करते हैं तो संक्षिप्त में आपको पूर्णता दर्शाना है, यानी संक्षेप में आपको पूर्ण बातों को करना है। तो अगर आप संक्षेपण कर रहे हैं तो संक्षिप्तता पूर्णता का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अलंकृत भाषा हो ऐसा कोई भी जरूरी बात नहीं है। तो विकल्प क सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। घन आनंद किस काल के कवि है? अब देखिए यहाँ घनानंद इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, लेकिन घनानंद इस प्रकार से लिखा है, लेकिन बच्चों को क्या है उलझाने के लिए इस प्रकार से पूछा गया है। तो होता क्या है, आप थोड़ा सा मिस्टेक करता है टाइपिंग, तो आप उलझ जाते हैं कि घन आनंद दूसरा कवि है, लेकिन ऐसा नहीं है। घन आनंद यानी जिसको हम पढ़े हैं रीतिकार में, घन आनंद वही कवि हैं, घनानंद कवि यहाँ पे हैं।
उसी का जो है चर्चा किया जा रहा है। तो ये रीतिकार के कवि हैं। अब देखिए रीतिकार में कौन से धारा के कवि हैं, तो रीति मुक्त धारा के कवि हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देव जो इंद्र देवेंद्र में कौन सी संधि है। देखिए देव और इंद्र, यहाँ देवेंद्र में कौन सी संधि है आपको पूछा गया है। तो संधि वाले टॉपिक में हम बहुत बेहतरीन ढंग से बताए हुए हैं। तो इसमें जो है गुण संधि हो जाएगा, यानी ये जो मात्रा मिल रहा है उसी से ये चलता है। संधि का जो स्वर संधि के जो भेद हैं 5 उसमें चलता है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा, गुण संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा छंद जो है उसमें प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है आपको बतानी है। तो प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो कौन सी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है आपको बतानी है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी नहीं है आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ जो बातें की गई है रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। तो कुरुक्षेत्र रचना दिनकर का है। यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त का है। और तुलसीदास जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अब देखिए तुलसीदास की जो रचना है निराला की, यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त का है। इसमें नहीं पूछा है तो ये दोनों सही हो जाएगा, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरीका से भी प्रश्न पूछते हैं। नहीं बारे में अगर है और 2 गो सही है कि ये दोनों नहीं है तो विकल्प एक में से एक से अधिक हो जाएगा। तो ये उलझाने वाले प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खग जाने खग ही की भाषा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो खग जाने खग ही की भाषा, यानी अपने वर्ग के लोग ही एक दूसरे को समझते हैं। विकल्प को सही हो जाएगा। तो मुहावरे लोकोक्ति के लिए आपको जो है एक पुस्तक होनी चाहिए जिसमें आप देखते हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। किस वाक्य में 3 13 होना मुहावरे का उपयुक्त प्रयोग हुआ है। यानी कौन सा वाक्य है जिसमें 3 13 होना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो अगर आप देखिएगा रावण ने विभीषण को 3 13 कर दिया, ऐसा बात नहीं, तो डायरेक्ट पूछ दिया है। पिता को आते देखकर बेटा 3 13 हो गया, तो डायरेक्ट पूछा गया है। आपको अर्थ का पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार 3 13 हो गया, यानी कि बिखर गया। 3 13 होना यानी बिखर जाना। तो रावण ने विभीषण को 3 13 कर दिया, यानी बिखर अलग कर दिया। तो ये अर्थ नहीं दे रहा। पिता को आते देख 3 13 हो गया यानी भाग गया, ऐसा नहीं बिखर गया, ऐसा नहीं है। तो ये जो आपको जो वाक्य है उसमें सही प्रयोग किया गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भर पेट शब्द में समास है। तो भरपेट जो शब्द है उसमें समास अवयवी भाव यानी पेट भर, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कितो मिठास दई दयो इते सरोने रूप काव्य पंक्ति में अलंकार है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो देखिए कितनों मिठास आप दे दीजिएगा, लेकिन इसके जो रूप हैं वो अलग अलग रहेंगे, यानी विरोधाभास का यहाँ प्रयोग किया गया। विरोधाभास अलंकार है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। असाध्य वीणा के रचनाकार कौन हैं। असाध्य वीणा बहुत ही बेहतरीन कविता है जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। तो जो नेट की तैयारी कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, तो उनको पता होगा ये अज्ञेय की रचना है असाध्य वीणा, जिसमें एक वृक्ष रहता है, जिससे पुराना वृक्ष रहता है और उससे जो है एक बनाया जाता है वीणा, जिसको केश कमरी जो है साधता है। बाकी जितने भी साधने वाले होते हैं असफल हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी कविता है अज्ञेय का, तो ये अज्ञेय हो जाएगा, इसके रचनाकार विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मवाच्य है, तो कौन से वाक्य कर्मवाच्य है आपको बताना है। तो राम आम खाया जाता है, आम खाया जाता है, इसमें कर्म हो रहा है, विकल्प क सही हो जाएगा। यानी आम खाया जा रहा है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वांग्मय का संधि विच्छेद होगा। वांग्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो वाक जो मय यानी वांग्मय, विकल्प क सही हो जाएगा।
इसका जो है हम प्रैक्टिस सेट में भी करवाए थे, जो TRE 1 3.0 में आपको हूबहू देखने को मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी लाल किस राजा के दरबार में थे? यानी बिहारी लाल जो रीतिकालीन कवि हैं तो किस राजा के दरबार में थे? तो महाराजा जय सिंह के दरबार में ये थे। विकल्प क सही हो जाएगा। तो वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है रीतिकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य है, तो कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है आपको बताना है। तो बच्चे के रोने से उनकी पढ़ाई में खलल पड़ता है, ये नहीं है। वह तरह तरह की मुसीबतों से घिरा हुआ था फिर भी निराश नहीं हुआ, तो फिर भी जो भी ये सब से जो जुड़ा हुआ संयुक्त वाक्य हो जाएगा। विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समरथ को नहीं दोष गोसाएं, लोकोक्ति से तात्पर्य है। ये जो लोकोक्ति है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, तो लोकोक्ति का सही आशय क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो अर्थ है वो हो जाए बड़े आदमी पर कौन दोष लगाए, यानी विकल्प को सही हो जाएगा। तो प्रश्न आप देख रहे हैं कि पीजीटी और टीजीटी से ज़्यादा कठिन प्रश्न आपको यहाँ जूनियर टीजीटी को लेकर लगेगा। तो आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि 6 to 8 के लिए कम पढ़ना है और टीजीटी के लिए कम पढ़ना है, पीजीटी के लिए ज़्यादा पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आपको पढ़ना है सभी चीज़ों को देखना है, चाहे आप टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं या फिर पीजीटी का, उसी को देखते हुए हम जो है एक साथ तीनों का तैयारी कर रहे हैं ताकि कहीं से भी आप कमज़ोर नहीं रहिए। सूरदास की रचना है, यहाँ देखिए प्रश्न पूछा गया है कि सूरदास की रचना कौन सा है। तो देखिए कृष्ण गीतावली रचना जो है तुलसीदास का दोहावली हुए, लेकिन साहित्य लहरी जो है सूरदास की रचना है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। पेट काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पेट काटना मुहावरे का है अर्थ सीधा सीधी कंजूसी करना, यानी कंजूसी करना पेट काटना मुहावरे का सही अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनरोलमेंट नंबर का हिंदी पर्याय क्या है? इनरोलमेंट नंबर का हिंदी पर्याय क्या है? तो आप जब शिक्षा विभाग में रहिएगा तो इनरोलमेंट नंबर आपको दिया जाता है, यानी कि जब आप किसी में आप करवाइएगा रजिस्ट्रेशन तो उसका जो है इनरोल नंबर दिया जाता है। तो इनरोलमेंट नंबर जो होता है वो पंजीकरण संख्या है, यानी आपका पंजीकरण हुआ या नहीं ये आपका जो है डिकोड करता है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति कवि हैं, तो कौन जो है कृष्ण भक्त कवि हैं आपको बताना है। तो देखिए कृष्ण भक्त का जब बात कीजिएगा तो सूरदास, मीराबाई, रसखान तीनों जो हैं कृष्ण भक्त कवि हैं। तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप खुद देख सकते हैं कि विकल्प घ कैसे आप लोगों को उलझा रहा है। आगे बढ़ते हैं। चैन का संधि विच्छेद है, तो चैन जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। तो चैन का जो संधि विच्छेद होगा चे जोड़ अन चैन, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर एक मिलान करने वाला प्रश्न आप लोगों के सामने आ गया है, तो इसका जो है आप लोग जवाब दीजिए। तो इसलिए जो है अपने प्रैक्टिस सेट में मिलान करने वाले भी प्रश्न डालते हैं ताकि आपको कहीं से दिक्कत ना हो। यहाँ देखिए उपन्यास है, उसके रचनाकार है, आपको मिलाना है। तो कंकाल जो उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का है, निर्मला प्रेमचंद का है, परीक्षा गुरु जो है श्रीनिवास का है, झूठा सच यशपाल का है। तो अगर आप देखिएगा मिलान किए हैं तो समझ में आ रहा होगा विकल्प ग सही हो जाएगा, यानी क का तीसरा, ख का चौथा, ग का दूसरा और घ का पहला। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र वाक्य है, यानी इनमें से कौन जो है मिश्र वाक्य है आपको बताना है। तो मिश्र वाक्य अगर आप देखेंगे तो जिसने दुख नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। तो जिसने यानी दो जब सब्जेक्ट रहेगा, देखिए जिसने और उसने दोनों क्या आया है सब्जेक्ट के जगह आया है, यानी सर्वनाम का सब्जेक्ट की जगह सर्वनाम का प्रयोग हुआ, तो ये जो है मिश्र वाक्य हो जाएगा। विकल्प को सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मन मन निक्षयो मुकुंद मधु बन रे। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में जो है काव्य गुण है, तो ये जो काव्य पंक्तियां हैं तो इसमें कौन सा काव्य गुण है आपको बताना है। तो इसमें जो है मंद मंद जो है मुरली बजा रहे हैं, और ये क्या है मुकुंद मधु बन रे, यानी मन मन निकस रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप देखिएगा तो मुस्कुराते हुए जो है प्रयोग किया जा रहा है, तो माधुर्य गुण इसमें हो जाएगा। विकल्प का सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा।
काव्य गुण में, तो सारा चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है, यानी कौन सा उपन्यास है जो प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ऊपर में जो है तितली आया था, जयशंकर प्रसाद का था, तो ये जो जयशंकर प्रसाद का है, बाकी सेवा सदन रंगभूमि प्रेमचंद का है। तो इसमें नहीं पूछ रहा है, विकल्प को सही हो जाएगा, यानी तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद का है तो विकल्प को सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न कैसे घुमा करके पूछता है। तो हम लोग आज जो है जूनियर टीजीटी यानी 6 to 8 बीपीएससी 3.0 के प्रश्न को देख रहे हैं। तो उसी में देखिए प्रश्न को कैसे घुमाया गया है, और आप लोग जो है इसी तरह हिंदी जंक्शन पे क्लास करते रहिए। प्रैक्टिस सेट लगभग 27 करवाया गया है, और जो प्रैक्टिस सेट होगा धीरे धीरे आपको होता जाएगा, और व्याकरण के भी क्लास होते रहेंगे। जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए वह कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ जो अलंकार होता है रूपक अलंकार होता है, यानी एक पे दूसरे को आरोपित किया जाता है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। परिजोड़ छेद, परिच्छेद में कौन सी संधि है। तो परिच्छेद में जो संधि आया है ये व्यंजन संधि है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। परिजोड़ छेद परिच्छेद यानी यहाँ व्यंजन संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूरे कास सकर महिछाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये जो काव्य पंक्तियां हैं तो इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। ये जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताने हैं। तो देखिए, फूरे कास सकर महिछाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वाक्य है, यानी इनमें से कौन जो है अशुद्ध वाक्य है आपको बताने हैं। तो अशुद्ध वाक्य देखिएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बिल्कुल सही है। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, बिल्कुल सही है। अस्त्र की जगह शस्त्र हो जाता तो ये गलत हो जाता। मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, मैं तो अवश्य ही जाऊंगा। तो मैं के साथ तो आ गया, ये जो है गलत हो गया। मैं अवश्य ही जाऊंगा ऐसा रहता तो सही हो जाता, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कार्य के साथ सुमेलित करना है, यानी कौन सी रचना कौन से कार्य के है आपको बताना है। तो आपको पता है हिंदी साहित्य को अध्ययन की सुविधा के लिए 4 भागों में बांटा गया है। तो उसी में आपको पूछा गया कौन सी रचना कौन सी कार्य का है। तो देखिए, पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाय की रचना है, आदिकाल में है। पद्मावत जो है भक्तिकार की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी का है। बिहारी सत्संग रीतिकार की रचना है, बिहारी लाल का है। भारत भारती मैथिली सेनगुप्त का है, आधुनिक काल का है। तो इस प्रकार अगर आप मिलान कीजिएगा तो विकल्प ख सही हो जाएगा, यानी क का दूसरा, ख का तीसरा और ग का चौथा, घ का पहला, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। तो देखिए, आप टीजीटी में देख रहे हैं, जूनियर टीजीटी में यानी 6 to 8 में देख रहे हैं कि मिलान करने वाले अभी तक 3 प्रश्न आ गए हैं, जबकि टीजीटी पीजीटी में आपको देखने को नहीं मिला था। तो आप स्तर को खुद देखिए कि 6 टीजीटी और पीजीटी से ज़्यादा हार्ड जो प्रश्न है वो 6 to 8 का है। इसीलिए हमने सबसे पहले पीजीटी के प्रश्न को दिखाया, क्योंकि हल्का प्रश्न था। उसके बाद टीजीटी को दिखाया, उससे थोड़ा सा कठिन था, और 6 to 8 का इससे ज़्यादा कठिन है। और जो कैंसिल हुआ था 6 to 8 का, उसका जब इसके बाद करेंगे तो उसमें इससे भी ज़्यादा कठिन प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी शब्द के अर्थ का बोध ना हो तब उसका बोध कराने वाली शक्ति कहलाती है। तो क्या कहलाती है उसका बोध कराने वाली शक्ति, तो उसे व्यंजना शक्ति कहा जाता है। तो आपको पता होगा शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, व्यंजना, रचना, अभिधा। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौराहा शब्द में समास है, तो 4 राहों का मिश्रण चौराहा कहा जाता है। तो उसमें जो समास है आपको पता होगा, संख्यावाचक द्विगु समास होता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। 2 शब्दों के संयोग को कहते हैं। तो 2 जो शब्द होता है उसका जब संयोग हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आपको पता होगा, जब 2 शब्द मिलते हैं और सही में संयोग होकर एक नया अर्थ देता है तो उसे समास कहा जाता है, विकल्प ख हो जाएगा। और अगर 2 वर्ण मिलेंगे तो शब्द का निर्माण करते हैं, ये बात आपको दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रामचरितमानस की भाषा है। देखिए टीजीटी में रामचरितमानस में कितने कांड हैं पूछा गया था, यहाँ रामचरितमानस की भाषा पूछा गया है। तो इस जो है अवधी भाषा में लिखा गया है, जिसमें 7 कांड हैं। पहला कांड जो है बारकांड है, अंतिम कांड उत्तरकांड है। ये जो है तुलसीदास की बेहतरीन रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुना जगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चुना जगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। तो चुना जगाना मुहावरे का सही अर्थ है बेवकूफ़ बनाना, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। कहता नहीं है कि उसको चूना लगा दिए यानी बेवकूफ़ बना दिए, तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा बेवकूफ़ बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कोटि कुरिस समवचन तुम्हारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है, उसे कहते हैं। तो प्रत्येक चरण के अंत में जो ठहरना पड़ता है उसे कहा जाता है यति, यानी ठहराव को छंद में यति कहा जाता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाववाच्य है, तो इनमें से कौन भाववाच्य है आपको बताना है। तो भाववाच्य जो है, श्वेता पुस्तक पढ़ रही है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा एक। उससे बैठा नहीं जाता है यानी अकर्मक क्रिया होगा तो भाववाच्य आ जाएगा। विकल्प ख सही है। तो ये जो प्रश्न थे हिंदी साहित्य और व्याकरण से प्रश्न थे। अब जो है व्याकरण के एक टॉपिक होता है गद्यांश, तो उसी को हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए गद्यांश बहुत ज़्यादा पूछा गया है, टीजीटी में भी पूछा गया था और यहाँ जूनियर टीजीटी में भी पूछा हुआ है। तो देखिए हम लोग प्रैक्टिस जो हम करवा रहे थे उसमें 2 गद्यांश दे रहे थे, लेकिन यहाँ देखिए 3-4 गद्यांश भी पूछा गया है, 5 गद्यांश भी पूछा गया है। तो ये नहीं होता है, गद्यांश में आपको व्याकरण के बहुत सारे जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे जो हूबहू रखेगा व्याकरण से पूछा हुआ है। तो इसलिए गद्यांश को अच्छे से बनाने का एक ही नियम है कि आप पढ़िए सबसे पहले और जिस जैसे चर्चा करता है उसी के अनुसार देना है जवाब। यानी गलत को अगर गलत कहता है यानी गलत को सही कहता है और सही को गलत कहता है, जो भी कहता है उसी के अनुसार आपको जवाब देना है, अपना मन से कुछ जोड़ना नहीं है। तो चलिए हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे। देखिए यहाँ निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 56 से 60 तक निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। यानी इससे संबंधित जो प्रश्न रहेगा उसको आपको चिन्हित करना है और उत्तर पुस्तिका में रखना है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि गद्यांश भी बहुत ज़रूरी है, आपको समझ में आएगा। अगर आप क्वालिफाई पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये गद्यांश से और व्याकरण से आपका लगभग जो है क्वालिफाई पेपर क्लियर हो जाएगा। 22 नंबर में 20, 18, 19, 20 आराम से आ जाएंगे आपको। तो अगर आप क्वालिफाई पेपर का टेंशन न ले रहे हैं तो उसकी चिंता करने की बात नहीं। और दूसरी बात है कि क्वालिफाई पेपर के लिए हम जो है हो सकता है सोमवार से प्रत्येक दिन जो है प्रैक्टिस सेट एक करवाएंगे 22 प्रश्नों का, तो उसमें आप लोग जुड़िएगा। और अगर दूसरे सब्जेक्ट के आपके दोस्त हैं, कोई नज़दीकी हैं, तो उनको भी बताइएगा, क्योंकि वहाँ जो क्वालिफाई पेपर करवाएंगे उसको अगर आप कर लीजिएगा तो क्वालिफाई पेपर की टेंशन ख़त्म हो जाएगा। और क्वालिफाई पेपर में पास होना भी बहुत ज़रूरी है, अच्छा नंबर रहना ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग गद्यांश को सबसे पहले पढ़ते हैं। पुस्तक वह विशाल ज्ञान सिंधु है जिसमें विद्या की अक्षय निधियाँ मौजूद है, जिनके अध्ययन मात्र से हमारा हृदय विशाल और उन्नत बनता है। पुस्तक शब्द का निर्माण पुस्तक परस आर्य यानी पुस्तकालय का निर्माण पुस्तक परस आर्य 2 शब्दों से हुआ है, अर्थात पुस्तकों के लिए घर यानी पुस्तकालय में उपयोगी पुस्तकों का संग्रह किया जाता है, जिससे मनुष्य के उच्च चरित्र का निर्माण होता है और जीवन की उन्नति होती है। इससे मनुष्य में स्वाध्याय की रुचि पैदा होती है और मस्तिष्क का विकास होता है। अब जो इससे संबंधित प्रश्न है उसको देखते हैं। तो मनुष्य के उच्च चरित्र का निर्माण में सहायक है, तो कौन सहायक है आपको बताना है। तो सहायक होता है पुस्तकें, चरित्र निर्माण में पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तकें सहायक है। विकल्प ख सही हो जाएगा। विद्या की अक्षय निधियाँ कहाँ मौजूद है, तो आप चर्चा किया गया है पुस्तकालय में मौजूद है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। स्व अध्याय में सहायक है,
तो कौन सहायक है स्वाध्याय में? तो पुस्तकालय क्या है? सहायक है, विकल्प ग सही हो जाएगा। हमारा हृदय विशाल और उन्नत कैसे बनता है? तो हमारा हृदय विशाल और उन्नत बनता है पुस्तकों के अध्ययन से, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप कितनी आसानी से जो है पैसेज जो यानी गद्यांश जो है सोल्व हो रहे हैं। ज्ञान सिंधु का अर्थ क्या है? तो ज्ञान का सागर यानी ज्ञान सिंधु, ज्ञान मतलब ज्ञान, सिंधु मतलब सागर या समुद्र, तो ज्ञान का सागर या समुद्र यानी विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए अब अगले गद्यांश को हम लोग देखते हैं और इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो औद्योगिक के फलस्वरूप नगरों की आबादी तेजी से बढ़ी है। गांव के लोग रोटी रोजगार के चक्कर में शहरों में आकर गंदी बस्तियों की वृद्धि करते हैं। औद्योगिकीकरण के कारण कृषि योग्य भूमि में कमी हुई है और वनों के विनाश के कारण ही हरियाली नष्ट हो गई है। औद्योगिक केंद्रों की स्थापना के समय प्रदूषण नियंत्रण का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आग, धूल, राख, धुआं की कारिमा का प्रभाव घर, बाग, बगीचे सहित दूर दूर तक होता है। इससे आँखों में चिपचिपापन, रोहा, दृष्टि कमजोर होना, टीबी, कैंसर आदि रोग फैलते हैं। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप तेजाबी वर्षा भी होती है जो फसलों, पेड़ों आदि को विशेष हानि पहुंचाती है। अम्लीय और क्षारीय के कारण भूमि की उत्पादन क्षमता भी घट जाती है। अब देखिए ये जो है औद्योगिकीकरण के प्रभाव के बारे में चर्चा किया है, यानी अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न को। तो भूमि की उपज क्षमता क्यों घट रही है? तो अम्लीय और क्षारीयकरण के कारण ऊपर में चर्चा किया गया था, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। तो गद्यांश का एक नियम है कि जिसका चर्चा है उसी को आपको आंसर करना है। कृषि योग्य भूमि में कमी क्यों हुई है? तो इसका सीधे सीधे कारण है औद्योगिकीकरण के चलते जो है कृषि योग्य भूमि में जो है कमी आई है। औद्योगिकीकरण के कारण जनसंख्या कहाँ से तेजी बढ़ रही है? तो इसका कारण जो है शहर की ओर बढ़ रही है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। हरियाली क्यों नष्ट हो गई है? तो हरियाली नष्ट होने का सीधा सीधा कारण है वनों के विनाश के कारण, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। लोग गांव से आकर शहर में क्यों बसते हैं? तो इसका कारण है शहर में बसने का रोजगार के लिए लोग आते हैं और गंदी वस्तु में निवास करते हैं, यानी मजबूरी होता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले गद्यांश को पढ़ते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये सभी देखना जरूरी है, और कोई भी प्रैक्टिस सेट है तो उसको 3-4 बार जरूर देखिए ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो, और महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया जाता है उसमें, आपको पता होनी चाहिए, इसलिए आपको देखना जरूरी होता है। आलस्य को छोड़ने के लिए शारीरिक श्रम करना चाहिए। आलस्य को जीतने का सही उपाय है। यदि इससे काम ना लिया गया तो उसकी सजा प्रकृति की ओर से मेरे बिना ना रहेगी। बीमारियों के या किसी और कष्ट के रूप में सजा भोगनी पड़ेगी। शरीर श्रम में जो समय लगता है वह व्यर्थ नहीं जाता, इसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। उत्तम आरोग्य प्राप्त होता है। शारीरिक रोग का जैसे मन पर असर होता है वैसे ही शारीरिक आरोग्य का भी होता है, यह अनुभव सिद्ध है। यानी शरीर श्रम में क्या लगता है? तो शरीर श्रम में क्या लगता है आपको बताना है। तो इसमें जो है समय लगता है, यानी शरीर से आप मेहनत कीजिएगा तो समय लगेगा। आरोग्य से तात्पर्य है, तो आरोग्य से तात्पर्य क्या है यानी आपको बताना है। तो रोग मुक्त होना, स्वस्थ होना, इस प्रकार से आप देखिएगा, स्वस्थ होना, रोग मुक्त होना, यानी आरोग्यकरण, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आलस्य के परिणाम स्वरूप सजा किस रूप में मिलती है? तो बीमारी एवं कष्ट के रूप में मिलती है, विकल्प ग सही हो जाएगा। रोग का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो रोग का जो प्रभाव है वो डायरेक्ट मन पर पड़ता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आलस्य को जीतने का क्या उपाय है? तो आलस्य को जीतने का सीधा उपाय है शारीरिक श्रम करना, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं गद्यांश लगभग यहाँ पूछा गया, जो गद्यांश है तो 5-6 गद्यांश पूछा गया है। तो आप लोग खुद देखिए कि गद्यांश कितना देखिए गद्यांश में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा तो गद्यांश आपका सही हो जाएगा, और आपका नंबर जो है गद्यांश में पूरा पूरी उठेगा। आप सही से सोच के बता दीजिएगा तो आपका गद्यांश में पूरा नंबर उठ सकता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, 1-2 बार पढ़िएगा तो आपका सही हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं।
स्वावलंबी मनुष्य की यश कीर्ति पूर्णिमा की चंद्रिका के समान चारों ओर फैलती है। उसका यह गान चारण और भाट शताब्दियों तक गाया करते हैं। कवियों और लेखकों की लेखनी उसकी धवल पर कृतियों का निरंतर बखान किया करती है। उनका अभिनय रंगशालाओं तथा चित्रपटों पर हुआ करता है। पाठक और श्रोता उससे मनोरंजन के अतिरिक्त नित्य नया पाठ सीखा करते हैं। मनुष्य की कीर्ति उसकी शारीरिक सुंदरता नहीं वरन उसकी पुण्य कृतियाँ फैलाती है। यानी शरीर से कोई सुंदर तो नहीं, उसकी कृतियाँ अगर सही है, कार्य सही है, तो वो सही माना गया है। चंद्रिका का पर्यायवाची क्या है? अब देखिए, चंद्रिका का पर्यायवाची क्या है? तो विभा नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा, चांदनी होगा। चंद्रिका मतलब चांदनी यानी चकाचौंध, रंग बिरंगे। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। मनुष्य की कीर्ति किससे फैलती है? तो मनुष्य की कीर्ति जो है पुण्य कृतियों से, यानी आप देखिएगा तो उनकी पुण्य कृतियों से उसकी कीर्ति फैलती है। विकल्प क सही हो जाएगा। पाठक और श्रोता किससे नया पाठ सीखा करते हैं? तो पाठक और श्रोता मनुष्य के उज्ज्वल कार्य के लिए यानी अच्छे कार्य से जो है सीखा करते हैं। चारण और भाट किसका यशगान करते हैं? तो ये जो है यशगान करते हैं चारण और भाट, किसका आपको बताना है। तो यशगान जो करते हैं स्वावलंबी जो मनुष्य है उसका यशगान करते हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धवल का अर्थ क्या है? तो धवल का जो अर्थ है वो यानी स्वच्छ उजाला, ये धवल का अर्थ है। यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। विकल्प में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम गद्यांश है, इसको हम लोग देखते हैं और जो है अंत करेंगे आज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं उसका। तो व्यक्ति की उन्नति से ही देश की उन्नति संभव है। बिना आत्मोन्नति के देश का उन्नयन असंभव है। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, राज्य आदि छोटी छोटी बातों पर लड़ना द्वेष फैलाता है, देश के पीछे ले जाता है। यानी देश के नहीं, देश को पीछे ले जाता है। थोड़ा सा टाइपिंग में। राष्ट्र की गरिमा घटती है। हमें सभी प्रकार के मतभेदों को भुलाकर आपस में भाईचारे का संबंध रखना चाहिए। देश की शक्ति और व्यवस्था को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य। राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है। अब जो है इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो राष्ट्र की गरिमा कैसे घटती है? तो राष्ट्र की जो गरिमा घटती है वो आपको पता है आपसी लड़ाई और द्वेष से घटती है। विकल्प ग सही हो जाएगा। देश की उन्नति किसकी उन्नति से संबंधित है? तो देश की जो उन्नति है वो व्यक्ति की उन्नति से संबंधित है। आत्मोन्नति यानी व्यक्ति की उन्नति। राष्ट्र की उन्नति कैसे संभव है? तो राष्ट्र की जो उन्नति है वो देश की शक्ति और व्यवस्था को बनाए रखने से ही संभव है। विकल्प ग सही हो जाएगा। देश को पीछे क्या ले जाता है? देश को पीछे क्या ले जाता है आपको बताना है। तो छोटी छोटी बातों पर लड़ना उसको पीछे की ओर ले जाता है। भाईचारे के संबंध के लिए आवश्यक है। तो भाईचारा बना रहे इसके लिए क्या आवश्यक है आपको बताना है। तो मतभेदों को भुला जाइए तो भाईचारा बना रहेगा। विकल्प को सही हो जाएगा। तो आज मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 3.0 का जो 6 to 8 के प्रश्न थे उसी को मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। तो हमें पूरा विश्वास है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी उद्देश्य से हम जो है इसे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तो आप लोग जो है ये प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट है, उसको 2-3 बार चीज़ें को देखिए और रेगुलर जो है अभ्यास करते रहिए। वैकेंसी आएगी तो आपको हो सकता है समय नहीं मिले, तो आप लोग अभी से ही अभ्यास करते रहिए ताकि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं हो, आपका तैयारी बेहतर हो सके। और हम चीज़ें को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और व्याकरण के जो क्लास हैं वो बीच बीच में करते रहेंगे। तो हिंदी साहित्य के 2 क्लास और होंगे और बाकी व्याकरण के क्लास चलते रहेंगे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको बताएंगे। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। अगर आप BPSC 4.0 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम पेमेंट कर दीजिए 249 रुपया और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको 25 प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट और नोट्स उपलब्ध करवा देंगे। और अगर ए स्टेट का पाना चाहते हैं तो 199 रुपया
पेमेंट कर दीजिए इसी नंबर पर, उसकी स्क्रीनशॉट भेज दीजिए तो इधर से आपको चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन का प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं पिछले का, तो आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट का भी लिंक है और लेक्चर जो हुए हैं अभी तक हिंदी साहित्य के उसका भी है। तो सभी चीज़ों को हम आपके सामने जो है बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो क्वालिफाई पेपर हिंदी है 22 नंबर जो पूछे जाते हैं उसका भी प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो 2-3 दिन के बाद से उसका प्रैक्टिस सेट सोमवार से हो सकता है चलना स्टार्ट हो जाए। तो अगर दूसरे सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं, आपके दोस्त हैं, नज़दीक हैं, तो उनको आप जो है शेयर कर सकते हैं उस चैनल को, टॉपिक को, ताकि वो अपने तैयारी को बेहतर कर सकें। तो मेरे साथ इतना देर तक अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।